मैं सुनाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूँ दिल्ली से कि आने वाले 17वीं लोकसभा के अंदर कॉमरेड शंकर प्रसाद दत्त को फिर वापस आपको लोकसभा में भेजना अनिवार्य है, क्योंकि आज जो ये चुनाव जो हो रहे हैं ये कोई मामूली चुनाव नहीं। हर 5 साल को जो चुनाव होते हैं वो तुलना होता है कि सरकार ने क्या वादे किया, क्या पूरा किया, किस तरीके से जनता के ऊपर दमन किया, किस बातों पर उन्होंने विरोध किया। लेकिन इस बार जो चुनाव के सामने जो मुद्दा है वो है प्रमुख मुद्दा ये है कि क्या हमारा संविधान के आधार पर एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य, सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो भारत बना है, जो इंडिया बना है, क्या वो जिंदा रह पाएगा कि नहीं। आज ये सवाल इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि पिछले 5 साल में जिस तरीके से हमले हो रहे हैं इस नरेंद्र मोदी के सरकार के चलते हुए, हर स्तर पर, हर स्तंभ पर, जिन 4 स्तंभों के ऊपर जो हमारी संविधान आज खड़ी है, उन हर स्तंभ के ऊपर बहुत गहरा हमला आज होते जा रहा है। पहला हमला है कि संविधान में जो हम एक बराबरी का अधिकार देते हैं सबको, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक बराबरी, इक्वालिटी, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। अब उसी के आधार पर अगर आप चलेंगे तो आम मेहनत के जनता के ऊपर करोड़ों की तादाद के ऊपर इन 5 सालों में आर्थिक हमले बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। आज सबसे ज्यादा हमारे देश के अंदर बेरोजगारी है। आज सबसे ज्यादा हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि कर्जे में डूब गए। आपने वादा किया था कर्ज माफी करेंगे किसानों का, नहीं, लेकिन कर्ज माफ किया किसका? 3.5 लाख करोड़ रुपए, 3.5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज जो लिए हैं बड़े पूंजीपति, हमारे मोदी साहब के दोस्त, जो बैंकों से लिए हैं, जो वापस नहीं दे रहे हैं, वो कर्ज माफ किया। लूट बची हुई है देश पे। किसान, अन्नदाता हमारा आत्महत्या कर रहा है। उसको कहा कि क्या उत्पादन के मूल्य के 1.5 गुना ज्यादा उसको जो है दाम देंगे, उसका खेती जो होगी, वो वादा नहीं किया पूरा। कर्ज माफी नहीं हुई। 2 करोड़ बेरोजगार, अभी रोजगार हम ले आएंगे हर साल, यानी अब तक 10 करोड़ रोजगार ला रहे थे। उल्टा आज बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है। 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है आज। और नोटबंदी करके जो छोटे धंधों पर जिंदा रहते थे परिवार, उन सब का जिंदगी एकदम ध्वस्त हो गया। मछुआरे से लेकर जो दुकान छोटे चलाते थे, वो सब आज कई सारे लोग, करोड़ों लोग बेकार हो गए। और जीएसटी जिस तरीके से लागू किया, छोटे कारखाने जो अपना मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो बोलते हैं, वो सब आज बंद पड़े हैं। यानी करोड़ों लोगों के ऊपर ये आर्थिक जुल्म जो हो रहा है। इसका उल्टा जो धनी लोग हैं, 1% लोग हैं हमारे देश के अंदर जिनके हाथ में आज 2018 जितना अधिक मूल्य बना है हमारे देश में, 2018 के साल में 73%, 73%, 1% लोगों के हाथ में पहुंचा। यानी 99% के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद हो रही है। और यहां तक इस तरीके की आर्थिक असमानता जो बढ़ते जा रही है, तो आम आदमी जो है उसके लिए अच्छे दिन की बात छोड़िए, आज कह रहा है कि मेरे पुराने दिन लौटा दो। मेरे पुराने दिन बेहतर थे मोदी साहब, आपके अच्छे दिन से बेहतर थे। ये आर्थिक हालत है लोगों की। अपना बच्चे आज लावारिस घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही। देश में साधनों की कोई कमी नहीं है। अगर ये लूट जो मची हुई है पिछले 5 साल में, कितना कर्जा दिया मोदी साहब ने, दिलवाया बैंकों से। बैंक के अंदर पैसा होता है किसका? आपका अकाउंट है, मेरा अकाउंट है, हम सबका पैसा है अंदर। उस पैसे को आप जो है कर्जे के रूप में देते हो किसको? अब इतने सारे मोदी हैं देश में, ये भी पता नहीं था। ललित मोदी है, नीरव मोदी है, नरेंद्र मोदी है। पैसे लिए, विजय मल्ल्या है, लेके भागे। मेहुल चोकसी कितना लूटा अभी तक? 15 लाख करोड़ रुपए, 15 लाख करोड़ रुपए। और इसके ऊपर पूरा भ्रष्टाचार, राफेल के 91,
और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए नया तरीका लिया है कानूनी तौर पर। आज ये कह दिया कि राजनीतिक पार्टियों के लिए जो फंड जाता है, विदेशी भी दे सकते हैं वो फंड में, लेकिन ये फंड जाएगा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के, यानी कौन खरीद रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स किसी को पता नहीं, किस पार्टी को दे रहा है किसी को पता नहीं। तो मोदी साहब कहते हैं कि भ्रष्टाचार कहां पे हो रहा है, पैसे कहां से आए? अरे मोदी साहब बताइए, इलेक्शन कमीशन ने कहा 95%, 95% इलेक्शन बॉन्ड का पैसा बीजेपी के खाते में पहुंचा। इलेक्शन कमीशन कहता है ये 95% आपको क्यों दे रहे भाई? क्योंकि आपने निजीकरण कर दिया। चुनाव आने से पहले एयरपोर्टों का निजीकरण अपने दूसरे दोस्त अदानी को देते हैं, राफेल कांड में अपने अंबानी को तो अपने दोस्त को देते हैं वो 60,000 करोड़ का धंधा। अगर ये लूट को रोक सके तो आज हमारे देश के अंदर साधन का कोई कमी नहीं है, साधनों का कोई कमी नहीं है। और इन साधनों को अगर सही ढंग से हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगाएंगे तो करोड़ों हमारे नौजवानों को, आज जो लावारिस भटक रहे हैं, इन करोड़ों नौजवानों को नौकरियां मिलेगी और हमारे देश को बेहतर बनाने में हमारा नौजवान ही करेगा। जो आज 52% है हमारी आबादी में 25 साल की उम्र से, 52% 25 साल की उम्र के छोटे हैं। अगर उनको शिक्षा दे, स्वास्थ्य दे, रोजगार दे तो एक नया भारत, बेहतर भारत वो खुद बनाएगा और कुछ करने के लिए नहीं है। और उसके लिए साधन है तो चाहिए क्या? हमें चाहिए नीतियां, नीतियां चाहिए जो जनहित में है। देश को नेता नहीं चाहिए नरेंद्र मोदी जी, देश को नेता नहीं चाहिए, देश को नीति चाहिए जो जनहित में नीति है। अगर उस नीति को लागू करवाना है, इस चुनाव में इस सरकार को हराते हुए चुनाव के बाद एक वैकल्पिक धर्मनिरपेक्ष सरकार का गठन जो होगा, उस सरकार के ऊपर दबाव डालकर आज जनहित में कानून बनाए, जनता को अपनी जिंदगी में फायदा मिले, उस तरीके के काम करना है तो वामपंथी ताकत लोकसभा में बढ़ना जरूरी है। और इसीलिए शंकर प्रसाद दत्ता को आपको यहाँ से चुनकर भेजना होगा त्रिपुरा से, ताकि वहां पर उनकी आवाज जो उठेगी वो सिर्फ उनकी नहीं होगी, वो सिर्फ CPIM की नहीं होगी, वो सिर्फ वाम फ्रंट की नहीं होगी, वो होगी आपकी आवाज। आपकी आवाज जो जनता की आवाज है, वो आवाज वहां तक पहुंचना है तो आज जरूरी है शंकर प्रसाद दत्ता को फिर से जीत कर आपको भिजवाना। अगर जब इसी परिस्थितियों के खिलाफ बड़े बड़े संघर्ष उभरे, किसान आंदोलन हुआ, नौजवानों की आंदोलन हो रहे, मजदूर 2-2 दिन के हड़ताल पे गया है पूरे ट्रेड यूनियन मिलके। अब ये एकता जो संघर्षों में बढ़ रही है, इस एकता को तोड़ने के लिए दूसरा साजिश सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को और तेज करते हुए एक भाई को दूसरे भाई से लड़वाना, हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार ले आना, भारत के लोग और कश्मीरियों के बीच में दरार ले आना, भारत के लोग और आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर दरार ले आना, इस तरीके के दरार ले आते हुए आपका नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप की बात हो या आपकी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की बात हो, इसके अंदर एक किस्म की द्वेष पैदा करना लोगों के बीच में, और ये है हिंसा और डर के आधार पर ये वातावरण खड़ा करना। याद करिए अभी सरदार पटेल की बात हो रही थी, उनके नाम पर जो मूर्ति बनाए थे मोदी साहब, वही सरदार पटेल थे। जब महात्मा गांधी की हत्या के बाद जब RSS के ऊपर प्रतिबंध लगाया, सरदार पटेल ने क्या लिखा उस कम्युनिके में जो उनके हाथ से लिखा हुआ RSS को बैन करते हुए क्या कहा? ये जो हिंसा और नफरत की वातावरण जो RSS खड़ा करती है, उसके चलते हुए कई बेकसूर जाने गई है, और सबसे कीमती जान आज जो गया है वो है महात्मा गांधी का। ये सरदार पटेल कहते हैं जो आज उनको नेता मानकर घूम रहे हैं। और वो हिंसा और डर की राजनीति, प्राइवेट आर्मी खड़ा करती सब जगह, जहां जहां भाजपा की राज्य सरकार है वहां पर गाय की रक्षा के लिए प्राइवेट आर्मी। अरे कई सारे राज्यों के अंदर गाय की रक्षा के लिए कानून है, अगर कोई उसका उल्लंघन करता तो कार्रवाई करो। आप कौन होते हो ये कहते हुए कि कानून मैं लागू करूंगा? और उसे हुआ क्या? दलितों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर जानलेवा हमले, और दक्षिण में और यूपी के अंदर
एंटी रोमियो स्क्वाड बना, यानी मॉरल पुलिसिंग। हमारे बच्चों को कहेंगे वो कि कौन से कपड़े पहनना है, क्या खाना खाना है, किसके साथ दोस्ती करना है, ये सब वो बताएंगे। और वो बात नहीं मानोगे तो आपके ऊपर हमला। तो इस तरीके की ध्रुवीकरण करते हुए हमारी सामाजिक एकता को ही तोड़ा जा रहा है। जो धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणतंत्र है, धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य है जो भारत, उसी भारत की एक स्तंभ को, बुनियादी स्तंभ को, उसी स्तंभ को जो है आज बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी ओर से जितने भी हमारे संस्थाएं हैं संविधान के, पार्लियामेंट से ही लेकर सभी संस्थाओं को कमजोर करते हुए उसके ऊपर भी हमले बढ़ रहे हैं। आज 5 साल के अंदर आजादी के बाद इतना कम समय पार्लियामेंट कभी नहीं बैठा जितना ये 5 सालों में बैठा है मोदी सरकार के चलते हुए। पार्लियामेंट का नाम बैठने का मतलब क्या है? पार्लियामेंट एक ही जगह है जो जवाब मांग सकती है सरकार से। पार्लियामेंट के अलावा जवाबदेही सरकार की कहीं नहीं है हमारे संविधान में। अगर पार्लियामेंट नहीं बैठता, सरकार अपनी जवाबदेही से मुक्त होती। सरकार जवाब ना दे, जो जन विरोधी काम कर रही है, उसके लिए पार्लियामेंट को ही आप कमजोर करके रखें। हमारा संविधान शुरू होता है क्या कहते हुए? वी द पीपल, हम लोग। हम लोग का मतलब क्या? हमारे लोगों की अधिकार जो है वो प्राथमिक है हमारे संविधान में। और वो अधिकार लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं? सरकार की जवाबदेही पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट के मेंबरों की जवाबदेही जनता, तभी ये वी द पीपल बनता है। और पार्लियामेंट को ना मिलने दो तो ये वी द पीपल बचता नहीं। वही कर रहा है ये सरकार, कर रही है पिछले 5 साल। सुप्रीम कोर्ट के अंदर दखल, वो 4 जो बड़े जज वो आकर वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, कोर्ट को नहीं छोड़ रहे, न्याय दिलवाने में उनकी दखल। सीबीआई को इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो अपनी एक प्राइवेट कंपनी है जो उनको लोगों को बचाने के लिए और अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के ऊपर हमला करने के लिए। सीएसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आज उनसे कहा गया कि भाई बताइए, ये प्रधानमंत्री महोदय अंतरिक्ष में जो एक सैटेलाइट है उसको जो ध्वस्त किया, वो चुनाव के समय, वो खुद कैंडिडेट है प्रधानमंत्री, चुनाव के समय वो आकर दूरदर्शन में कैसे भाषण दे सकते हैं देश के लिए? तो हमने चिट्ठी लिखा उनको। चिट्ठी के जवाब में क्या मिला कि दूरदर्शन कहता है कि प्रधानमंत्री कोई उल्लंघन नहीं किया। अरे दूरदर्शन कहने की बात नहीं है, इलेक्शन कमीशन आप बताइए उल्लंघन हुआ प्रधानमंत्री के दफ्तर का? अगर ये घोषणा करना है साइंटिस्ट करे अपना, और हम सब लोग उसके लिए हमने वाह दिया था सबको, साइंटिस्टों को। अब ये सब यानी अपने संस्थाओं पे हमला, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, आर्थिक हमले लोगों के ऊपर, ये सब से अब जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जवाब है ही नहीं, क्योंकि लूट रहे हैं लोगों को। जवाब जब नहीं दे सकते हैं तो क्या निकला? देशभक्ति की भावना। आप कहते हैं कि मैं हूं चौकीदार, अब वो है चौकीदार कह रहे हो अपने आप। जब पहले कहते थे कि मैं जमीन पे हूं चौकीदार, जब बालाकोट में हमारे एयरफोर्स ने बहादुरी दिखाकर पाकिस्तान के अंदर वो जो आतंकवादी कैंपों के ऊपर जो बम चलाई, उसके बाद कहने लगे मैं हवा का भी चौकीदार। जब हमारे अंदर साइंटिस्टों ने जब ऊपर सैटेलाइट को ध्वस्त कर दिया 300 किलोमीटर ऊपर, तब बोल रहे थे मैं अंतरिक्ष का भी चौकीदार, यानी प्रधानमंत्री आज अंतरिक्ष का भी चौकीदार है। तो आपको शंकर दत्ता को वोट डालकर ये कहना होगा प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री महोदय आप अगर अंतरिक्ष के चौकीदार हैं तो वहीं पर रहिए आप अंतरिक्ष में, हमें भारत छोड़ दीजिए, हमें हमारे देश को चलाने दीजिए, आप वहां से देखिए। अब ये चौकीदार की कहानी अब शुरू हो गई, ये चौकीदार। अरे चौकीदारी क्या मतलब क्या है? एक कहानी मैं बताऊंगा, मेरे तेलुगु में है, वो तेलुगु की छोटी कहानी थी एक चौकीदार के बारे में। वो कहानी क्या है? एक छोटा सा फैक्ट्री का मालिक एक चौकीदार को नौकरी देता है। हर दिन सुबह जब मालिक आता है, फैक्ट्री खोलता, ताला खोल के फैक्ट्री खोलता है, तो चौकीदार जो है गरम गरम चाय लेके मालिक के पास पहुंचता है और मालिक को चाय पिलाता है।
चाय पिलाते पिलाते चौकीदार कहानियां बोलता है मालिक। क्या कहानियां? कल रात को जो सपने में देखा उसने, वो कहानी मालिक को बोलता है रोज सुबह। मालिक बड़ा खुश होता है कहानियां सुन सुन। एक दिन ऐसी कहानी सुनाया, बहुत मजा, मतलब हंसने की कानून थी। बहुत जोर जोर से मालिक ने हंसा। चौकीदार को 1000 रुपये बख्शीश दिया, अच्छा कहानी सुनाया, और साथ साथ चौकीदार की नौकरी से छुट्टी कर दी। अब चौकीदार बोलता है ये क्या है सर, एक हाथ से आप बख्शीश दे रहे हो और दूसरे हाथ से मेरे को नौकरी से छुट्टी कर रहे हो। तो चौकीदार मालिक बोलता है बख्शीश दे रहा हूँ क्योंकि तू कहानी अच्छा सुनाता, तेरी कहानी के लिए बख्शीश दे रहा हूँ। नौकरी से तेरे को छुट्टी दिया क्योंकि तेरा काम रात को सोकर सपना देखना नहीं है, तेरे को रात को जग के जाके संपत्ति की रक्षा कर रही है। हमारे में प्रधानमंत्री महोदय जी हर दिन एक नया नारा लिया था, स्टैंड अप इंडिया, शेक अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेड इन इंडिया, स्वच्छ भारत, पता नहीं हर दिन एक नया नया नारा। और नारे देते हैं तो हमें क्या बोलना होगा? अब समय आ गया प्रधानमंत्री महोदय, आप चौकीदार हो, जो कहानी आप सुना रहे थे इसके लिए हमने आपको 5 साल का बख्शीश दिया। प्रधानमंत्री अगर चौकीदार है, वो चौकीदार का मालिक आप और हम हैं, देश की जनता है। और जैसे कहानी में वो मालिक ने कहा 5 साल का बख्शीश आपको दिया, लेकिन रात को सोकर सपने देख रहे हो आप, मेरा अन्नदाता आत्महत्या कर रहा है, मेरा लड़का लावारिस घूम रहा है, नौकरी नहीं है, मेरा मजदूर आज जो है उसकी चटनी हो रही है। अब उन लोगों की सुरक्षा देखना तेरा काम है चौकीदारी का, वो नहीं कर रहे हो, तो इसलिए देश की जनता इस बार आपको छुट्टी दे रही है और उनको हरा कर आपको उनको छुट्टी दिलवा के अंतरिक्ष में रखिए उसको। मतलब यही है सबसे बड़ा काम जो हो सकता है भारत। अब ये सब बातें जब बोलते हैं तो तब बोलते हैं कि विपक्ष के पास क्या है विकल्प? मुकाबला कौन है? मोदी का। अरे मोदी का मुकाबला कोई व्यक्ति नहीं है, मोदी का मुकाबला देश के करोड़ों जनता है। ये है मुकाबला मोदी के, और ये देंगे मोदी का मुकाबला इस चुनाव के अंदर। और ये विकल्प आता भी है, खुदा सब लोग तो इकट्ठा नहीं हो पा रहे, सब एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं। वो तो आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी कैसी पार्टी है, वो कब किस तरीके से कौन सा मौका परस्ती करती है वो सबको पता ही है, और उनका जो वरुण चरित्र है वो भी पता है हम सबको, और सबसे ज्यादा चुनाव के लोग जानते हैं। अब जो भी उन्होंने किया कि एक तरफ से कांग्रेस के अध्यक्ष और जो यूपीए के जो चेयरपर्सन है, वो जो है 21 पार्टियों की मीटिंग बुलाते हैं दिल्ली में, मीटिंग बुलाते हैं कि ये इस सरकार को हटाना हो, और लेकिन वो मीटिंग में वामपंथियों को भी बुलाते हैं, लेकिन केरल में जाके वामपंथियों के खिलाफ लड़ते हैं। अरे लड़ना ही है दक्षिण से तो कहीं और जाना भाई, बीजेपी के साथ लड़ ले तो फिर को केरल ही मिला, मतलब जहां पर वामपंथियों के साथ सीपीएम के खिलाफ लड़ना तो, या वहां पे कैंडिडेट सीपीआई का है तो उनके खिलाफ लड़ना है। तो ये संदेश जो देते हैं इससे लगता है कि अनेकता हो रही है, लेकिन असलियत क्या है? देश के अंदर जो भी वैकल्पिक सरकार आया, आज की बात नहीं, 1977 से जो वैकल्पिक सरकार आया जनता पार्टी का, वो जनता पार्टी का गठन हुआ 77 के चुनाव के बाद, जब इंदिरा गांधी को हराया। वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने, वो नेशनल फ्रंट लेफ्ट फ्रंट का अरेंजमेंट वो हुआ चुनाव के बाद। देवेगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने, वो यूनाइटेड फ्रंट बना चुनाव के बाद। वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने, वो एनडीए बना चुनाव के बाद। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने, वो यूपीए बना चुनाव के बाद। 2019 में भी बनेगा चुनाव के बाद, और मोदी के विकल्प में एक सरकार, एक वैकल्पिक धर्मनिरपेक्ष सरकार जरूर आएगी। अब इन सभी बातों के लिए समाधान नहीं है, तो वो बोलते हैं हमें कौन हरा सकता है, हम दुनिया के सबसे बड़े पार्टी है। मैं बोला अमित शाह जी भी यही बोल रहे थे, सबसे बड़ी पार्टी। और उससे पहले तो वो बोलते कि आतंकवाद के खिलाफ हम ही लड़ रहे हैं, सबसे बड़े पहले पार्टी से पहले ही आतंकवाद कर लेते, कहता आतंकवाद के खिलाफ हम ही लड़ रहे हैं, हम उनके घर के अंदर जाके मारेंगे। अरे पिछले 5 साल के अंदर ये बताइए मोदी साहब कि आतंकवाद के हमले 176% बढ़े क्यों हैं आपके बीच 5 साल में?
हमारे जो सैनिक जो शहीद हो रहे हैं, सैनिकों की शहीद होने की संख्या दुगुना क्यों हुई इस 5 साल में? आपने कहा था उरी के अंदर जब आतंकवाद की हमला हुआ, आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया और बोला अब कोई आतंकवाद का हिम्मत नहीं होगा भारत के ऊपर हाथ उठाने के लिए। तो पुलवामा हुआ। पुलवामा के बाद जब बालाकोट जाकर आपने जो मार किया, अब बोलते हैं कि आतंकवाद खत्म ही हो गया, खत्म ही हो गया आतंकवाद। और अपने अमित शाह साहब आकर बोले कि 350 लोगों को मार दिया हम आतंकवादी। हमारे देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह बोलते हैं नहीं 300 लोगों को मारा। क्यों साहब, क्यों घटा दिया? क्योंकि 300 वहां पे सेलफोन थे, अब जो काम कर रहे थे पहले अब नहीं कर रहे, क्योंकि सेलफोन काम नहीं कर रहे वो लोग मर गए। अरे हमारे पास भी सेलफोन है, आपके पास भी है, जो काम नहीं करता तो हम मर गए क्या? मतलब जो भी है, मतलब वो बात छोड़। तो फिर आते हैं एक और कैबिनेट के मंत्री बिहार के, वो कहते हैं 450 को मारा हमने आतंकवादी। और फिर आपके बगल वो दार्जिलिंग का एमपी और वो मंत्री है, वो दार्जिलिंग का मंत्री है नालूवालिया साहब, वो बोलते 0 मरे। क्यों? कहता मोदी सरकार का ये नहीं था इंटेंशन कि लोगों को मारो, हमारा ये था कि पाकिस्तान को दिखाओ कि हमारे पास ताकत है। तब 0 से लेकर 450 तक ये गिनती कौन देगा? और बाद में कहता विपक्ष जो है इसकी राजनीति करेंगे। अबे विपक्ष ने सब खड़े होकर बोला आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई ये यूनाइटेड इंडिया की लड़ाई है, इसके अंदर पक्ष और विपक्ष नहीं होता, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन नहीं होती, ये सब मिलकर लड़ेंगे। लेकिन वो एकता को तोड़ कौन रहा? यही नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस वाले उसका फायदा उठाने के लिए उस एकता को, जो भारत के अंदर लोगों के अंदर एकता है आतंकवाद के खिलाफ, उसको तोड़ रहे अपनी राजनीतिक स्वार्थ के। इससे ज्यादा देश विरोधी काम कोई हो सकता है? देशभक्ति का नाम लेते हुए और काम करते हैं ये। तो आज ये सब सवालें पूछने की जगह अब वो आ गई, कभी चौकीदार, कभी आतंकवाद। अरे असली मेरी नौकरी कहाँ है? मेरा किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? मेरी फैक्ट्री काम कर रहा हूं वो बंद क्यों है? और इतना पैसा जो लूट रहा है अमीर, वो और अमीर हो रहा है, मैं और गरीब हो रहा हूं। इस सब के जवाब नहीं। फिर चुनाव आ जाती है, तब बोलते हैं हम सबसे बड़े पार्टी, हमें कोई नहीं हरा सकता। हम वही बोलना चाहते थे उनको, लेकिन आपके माध्यम से बोलेंगे। यही बात आप याद करिए, पुराने जमाने में कौन बोलता था हमको कोई नहीं हरा सकता? महाभारत में कौरव बोलते थे कि हम 100 भाई हैं, पांडव से 5 है, तेरा 5 कैसे हराएगा इस 100 को? हुआ क्या महाभारत? सभी जानते ना क्या हुआ, कौन हारा कौन जीता। अब ये 100 कौरव के भाइयों के अंदर मेरे को तो सिर्फ 2 भाई का नाम याद है। अगर आप में से किसी को और नाम याद है तो बताइए। मुझे सिर्फ दुर्योधन और दुशासन के नाम याद है। और किसी को विद्वान लोग हैं यहाँ पे तो बताइए बाकी 98 भाइयों का नाम क्या था। खैर वो तो पता नहीं, ये 2 याद है। जो सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया के अंदर, उसके अंदर भी कितने नाम याद है आपको? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, 2 ही है। अब ये दुर्योधन दुशासन 2 ही है, मतलब नरेंद्र मोदी, अमित शाह। अब ये जो है कहते हैं कि हमें कोई नहीं हरा सकता। अरे महाभारत की कहानी याद रखो, 5 पांडव हमारे लिए कौन है? एक राजनीतिक पार्टी के लिए, वामपंथी पार्टियों के लिए 5 पांडव कौन है? अपने हाथ के 5 उंगली, ये 5 उंगली जो मुड़कर एक मुट्ठी में बनता है, जब इंकलाब जिंदाबाद का नारा जब उठता है और वामपंथी ताकतों का, तो दुनिया के इस ब्रह्मांड में जितनी भी बड़ी पार्टी हो, अगर लोग तय करते हैं उसको हराएंगे। और इस बार 2019 में हम इस बार अपनी संकल्प लेते हैं कि इस सरकार को हराना अनिवार्य है अगर भारत को बचाना है। भारत को बचाना है और भारत को बदलना है एक बेहतर भारत में, जिसके लिए वैकल्पिक नीतियों की जरूरत है। और वो वैकल्पिक नीति अगर लाना है तो शंकर प्रसाद दत्त को आपको लोकसभा में भेजना अनिवार्य है, क्योंकि जैसे 2004 वामपंथियों के ताकत के चलते हुए कानून जो बने, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, आदिवासी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, आपका जो राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी,
ये सब बने कैसे बने? क्योंकि वामपंथियों को ताकत मजबूत थी और बनवाया उसी कांग्रेस सरकार से बनवाया, जो कभी नहीं करती अपनी जिंदगी में, क्योंकि उनकी वर्ग चरित्र है। और वही हालत आज फिर दोबारा ले आने की जरूरत है। कभी इस संतरास की राजनीति, इस हिंसा की राजनीति, ये जो डर और वातावरण पैदा करने की राजनीति, इस राजनीति से मुक्ति चाहते हैं तो धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र की गणराज्य जो आज भारत है उसको मजबूत करना जरूरी है। इसलिए आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेजॉरिटी को छोड़कर माइनॉरिटी की तरफ भाग रहा है अपोजिशन। अरे अपोजिशन नहीं, हम इसका जवाब दे रहे हैं आपको प्रधानमंत्री जी, हम भारतीय है। भारतीय होने के नाते कोई मेजॉरिटी नहीं है, कोई माइनॉरिटी नहीं है, हम सब इक्वल है और सब भारतीय है। हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, नास्तिक हो, शराबी हो या कम्युनिस्ट हो, नास्तिक हमारे जैसे, हम सब इक्वल है, हम सब भारतीय है। यहाँ पर मेजॉरिटी माइनॉरिटी का डिवाइड करके इस देश को बर्बाद जो कर रहे हो, उनको आज सत्ता से दूर रखना अनिवार्य है। तो आखिर में यही बात बता दूं, महाभारत की कहानी सुनते सुनते याद है, महाभारत में एक मामा जी होते थे जो असली कहानी सुनाते, सूत्रधार, और वो मामा जी थे शकुनी मामा। तो आज भाजपा का असली सूत्रधार है वही मामा जी, शकुनी मामा, जैसे आरएसएस करता है जो काम, और वो करते हुए आज इस देश को एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र की गणराज्य की जगह वो एक कट्टरपंथी, एक अंधविश्वास के आधार पर, एक फांसीवादी रुझान के आधार पर वो बदलाव जो चाहते हैं उसे आगे रोकना। बिना रोके हुए अपना भारत नहीं बच सकता, बिना बचाए हुए भारत को हम नहीं बदल सकते बेहतर भारत। तो इसलिए हमारी आग्रह आप सबसे, आज इतनी धूप में त्रिपुरा में सुबह जब आया था तो लगा बहुत अच्छा है, बारिश हुई है, थोड़ा ठंड है, मतलब दिल्ली के अंदर 45 डिग्री 46 डिग्री चल रही है और दक्षिण में और बुरी हालत है। तो लगा कि त्रिपुरा बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन धूप तो काफ़ी तेज हो गई। इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग जो आए और इस हालत में आज जो त्रिपुरा के अंदर है, तो इसके लिए हमारी क्रांतिकारी सलामी आप सबको, और आपको धन्यवाद देते हुए यही अपील करता हूँ आखिर में, आइए हम सब मिलकर आज अपने भारत को बचाएं, ताकि आने वाले कल को भारत को बेहतर भारत में बनाए। और उसके लिए शंकर प्रसाद दत्ता को आपको लोकसभा में फिर वापस भेजना जरूरी है, और ये काम आप जरूर करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबको मेरी लाल सलाम कहते हुए मेरी बात खत्म करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद।